Resource mobilization, which refers to all activities undertaken by an organization to secure new and additional financial, human, and material resources to advance its mission, is an inherent component of any organization's drive for organizational sustainability and development of the society, with an objective of making NPO representatives aware of various techniques and methods of resource mobilization, and with a view to identify, discuss, and deliberate upon the challenges and opportunities in the resource mobilization process. Vishwa Kendra has organized a webinar on resource mobilization, challenges, and opportunities for NPOs on 17 February 2022. Let us hear what our experts have to say. सर्वप्रथम विश्व केंद्र प्रांगण के से और विश्व केंद्र परिवार के तरफ से, जब मैं विश्व केंद्र परिवार बोलता हूं तो हमेशा दो कैटेगरी हमारे जहन में हमेशा आते हैं। एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग और एक यूथ कैटेगरी के सारे लोग। तो जितने भी यूथ हैं और जितने भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब मैं विश्व केंद्र की ओर से स्वागत करता हूं तो आप समझें आप दो रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से हम एक दूसरे को स्वागत करते हैं। तो विश्व केंद्र परिवार के तरफ से हम यहाँ समस्त जितने हमारे यहाँ साथी ज्वाइन किए हैं, जो कि अपने आप में एनजीओ के कर्ता धर्ता हैं, ज्ञानी भी हैं और गुणी भी हैं, और स्ट्रगल के पीरियड में भी अपने को उन्होंने आगे बढ़कर दिखाया, दमखम के साथ दिखाया, और कैसे हम एक स्वयंसेवी संस्था एक मिसाल हो सकते हैं, इसका जो आप लोगों ने एक व्यापक परिचय दिया, उसका कोई मिसाल नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। तो जितने हमारे आज इस वेबिनार में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कुछ हमारे जूम के माध्यम से हैं, कुछ सोशल मीडिया फोरम के माध्यम से हैं, तो समस्त पार्टिसिपेंट्स को हम तहे तहे दिल से स्वागत करते हैं और ये आशा करते हैं कि आज का डिस्कशन जो होगा वो एक बहुत ही न केवल ज्ञानवर्धक होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच से होगा, और इससे हमें नई नई चीजें, अवधारणाएं सीखने को मिलेगी और उस पर चलकर हम आगे अपने एनजीओ को और कैसे कारगर कर सकें। और जो निहित उद्देश्य है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, उसमें हम कैसे अपना भागीदारी दे सकते हैं। इसमें जो आप सभी लोग अपनी भागीदारी दे रहे हैं और लर्निंग एटीट्यूड से जुड़े हैं, इसके लिए विश्व केंद्र परिवार के तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं शुरुआत करता हूं कि जो आपने है और जो बार बार ये उदय जी ने जो संख्या का प्रश्न रखा है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती वही है, और उसकी दो वजह है। एक तो उससे बड़ा पहचान का प्रश्न है। जो 31-32 लाख की बातचीत की गई, तो उसके तहत तमाम तरह के जितने भी संगठन हैं, चाहे मोहल्ला समिति है, चाहे धर्मार्थ ट्रस्ट है या अन्य अन्य, वो सारे इसी में रजिस्टर्ड है। एक आंकड़ा, जो दूसरा आंकड़ा है कि करीब 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख के इर्द गिर्द संस्थाएं दर्पण में रजिस्टर्ड है। दर्पण पोर्टल जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद मैंडेटरी किया गया था, वो एक है। दूसरा करीब 1.25 लाख के 1 लाख के आसपास ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करती हैं, जो उसमें रजिस्टर्ड है। और तीसरा अगर आप देखें तो ओवरऑल करीब 22,000 संस्थाएं थी, जिनमें से 6,000 का पिछले साल निरस्त हो गया था और 2,000 का बीच में एफसीआरए कैंसिल हुआ, और करंटली अभी रिन्यूअल भी चल रहा है, पर एज ऑन जो मार्च तक का जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें भी करीब 10-12,000 के आसपास है। तो इसलिए जो एक्चुअल जो सिविल सोसाइटी या जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी संख्या बहुत कम है। इस वजह से जो क्लासिफिकेशन का इश्यू है वो इश्यू हमेशा एक चैलेंजिंग रहता है। एक तो ये मैं बात रखना चाहता था। दूसरा, जो आज के आपने बातचीत की, उदय जी ने सही कहा कि जो सारा कॉन्टेक्स्ट तो रख दिया, अब हमारे पास ज्यादा बचा नहीं है, पर एक तो जो हम बातचीत करेंगे कि हाल के वर्षों में स्वैच्छिक जगत, स्वैच्छिक संस्थाओं के पूरे चरित्र में और उनकी कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव आया है, और उस बदलाव की कई वजह है। अगर आप देखेंगे, एक सर्वोदय आंदोलन से लेके जो आज हम राइट वेज तक की बातचीत कर रहे हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है वो बड़े संदर्भ में बदलाव हुए हैं कॉन्टेक्स्ट में। और खास करके आप देखेंगे जो लीगल कॉन्टेक्स्ट है, चाहे वो हमारा रजिस्ट्रेशन का हो, इनकम टैक्स का हो,
या FCRA का हो या दूसरी तरह की जो कॉम्प्लायंसेस है, उन कॉम्प्लायंसेस की एक जो बढ़ती हुई डिमांड है। आजकल आप देख रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि न्यू बैंक अकाउंट ओपनिंग से लेके आज अधिकतर संस्थाएं रिन्यूअल और FCRA रिन्यूअल, इनकम टैक्स 12A ATG से स्ट्रगल कर रहे। बहुत सारे साथियों का हो गया है, बट अभी भी वन ऑफ द बिगर चैलेंज इज दैट। तो एक तो ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि भाई जो लीगैलिटीज है, जो हमारा लीगल कॉन्टेक्स्ट है, वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत रिजिड है, बहुत टाइट है। FCRA को लेके बहुत जगहों पे बातचीत हुई है, अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं जहां को लेकर के जिसमें बहुत सारी दुविधा है। बहुत सारे साथी इस चिंता में है कि रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, उसको लेके अलग अलग तरह की बहस है। और उसमें मेरा मानना यह है कि जो FCRA में चेंज हुआ है, जो सब ग्रांट जब से बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कि रिन्यूअल का बहुत बड़ा इश्यू भी नहीं है, क्योंकि जो एक बड़ा जो चेंज हो रहा है वो एक फंडिंग जो लैंडस्केप है कि जो फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो हायर डिपेंडेंसी थी वो धीरे धीरे शिफ्ट होके या तो डोमेस्टिक फंडिंग पे या CSR फंडिंग पे जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक ये जो बड़ा चेंज है उसके दृष्टि से संस्थाओं को, ऑर्गेनाइजेशंस को भी री इंजीनियर करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत वर्षों तक हमने एक तरह के संस्थाओं के साथ काम किया, ग्रांट इन एड के अप्रोच में बात किया, डोनर्स के साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, इंटरनेशनल एड थी, उसकी फंडिंग की शर्तें, उसकी फंडिंग की पैटर्न, प्रोसेसेस बहुत अलग थी। जब आज हम CSR के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो वो काफी भिन्न है उस तरह से। तो उस दृष्टि से हमें संस्थाओं को भी नए तरह से तैयार करने की जरूरत है। दूसरा जो जैसे अभी आगे हमारे डोला सर हैं या पंकज जी हैं जो फंडिंग की ज्यादा बातचीत करेंगे, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है या कॉर्पोरेट फंडिंग है, कि जो नए जो हमारे डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशंस को नई तरह से हमको तैयार करना पड़ेगा। और उस दृष्टि से अगर आप देखें इस बदलते हुए कॉन्टेक्स्ट में, एक तो जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट फॉरेन फंडिंग से अब सीधे डोमेस्टिक फंडिंग या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड की तरफ जा रहा है। दूसरा आप देखेंगे जो इकोसिस्टम है, अब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी थी, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, वो अब सारे इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, कैपेसिटीज हैं। तो जो लार्ज नंबर में ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन थे, संख्या की दृष्टि से जो छोटे थे, जो छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में थे, अब उन्हें उनके साथ कंपीट करना पड़ेगा। तो एक उस लेवल पे एक स्ट्रगल ये भी है, एक कई बार मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, पर एक वर्ग संघर्ष भी है कि बड़ी संस्थाएं और छोटी संस्थाओं के बीच उनके सर्वाइवल को लेके एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स है, पॉलिसीज है, उसकी जो जितनी अधिक डिमांड जो डोमेस्टिक और कॉर्पोरेट फंडिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके द्वारा की जा रही है, उसके लिए संस्थाओं को बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के लेवल पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि 3 तरह के इश्यूज को मैं समझ पा रहा हूँ। एक तो संस्थागत तैयारी का प्रश्न, जैसे उदय जी ने अभी कहा था कि भाई हौसलों से उड़ान भरते हैं, पंखों से नहीं, पर ये एक संस्थाएं पहले भी थी, फंड जब नहीं थे तब भी लोगों ने काम किया और आगे भी संस्थाएं काम करती रहेंगी, पर एक बदलते संदर्भ में हम और अधिक रिसोर्सेस को मोबिलाइज कर पाए, इसके लिए मुझे लगता है कि 3P पे अगर हम फोकस करें, इफ वी आर एबल टू focus on 3 aspects, one is the preparedness of the organization, second one is the planning process, and third is the proposal. इन तीनों से जुड़े हुए चैलेंजेस हैं। प्रिपेयर्डनेस में सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हाई नीड ऑफ गवर्नेंस एंड कॉम्प्लायंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो गवर्नेंस की व्यवस्था है, उनकी जो कॉम्प्लायंसेज हैं, उनके जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन हैं, उनकी जो ई प्रेजेंस है। आजकल मैं किसी एक डोनर एजेंसी से बातचीत कर रहा था कॉर्पोरेट से, तो उन्होंने कहा आपकी सोशल मीडिया पर कितनी फॉलोअरशिप है, कितनी जगह आप विजुअल, एम आई ऑडिबल अजीत जी? यस यस। उन्होंने ये पूछा कि भाई आपकी विजिबिलिटी क्या है, एक क्लिक करने पे आप कितनी बार दिखते हो। तो मुझे लगता है कि ये एक डोला सर इसके मास्टर हैं, he will re-emphasize and give some input on these aspects also, but जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, और जो ई प्रेजेंस
है, वो चाहे वेबसाइट्स के रूप में हो, सोशल मीडिया हो, तो आपको उस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल, हम सबको, मैं आपको ही नहीं कहना चाहता हूँ, हम भी उसमें शामिल हैं, we need to redesign and re-engineer the organization so that we are able to meet these challenges and prepare ourselves to mobilize resources and funds and other resources. एक तो ये है, और इसमें हर एक में अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि गवर्नेंस में क्या क्या है, बोर्ड गवर्नेंस का इश्यू है, या कंप्लायंस में आपके टाइमली बहुत सारी, अभी पिछले दिनों कई सारी संस्थाओं के अचानक 1.5-2 लाख रुपया फाइन लगे हैं, क्योंकि जो क्वार्टरली जो मंथली रिटर्न है वो टाइमली नहीं हुआ। एक तो ये बड़ा प्रश्न है। दूसरा जो प्लानिंग का प्रश्न है, बहुत सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल बहुत फिर से कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात हो रही है, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है, जो ग्रुप्स हैं, जो दूसरे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ मिलके हम कैसे इम्पैक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग की बातचीत करें। तो आज जो भी बातचीत कर रहे हैं कि आपके इम्पैक्ट क्या, विजिबल इम्पैक्ट होंगे, टेंजिबल इम्पैक्ट क्या होंगे। कन्वेंशनली हम लोगों ने जो एस्पिरेशनल पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्टिव सेटिंग की, उसके विपरीत आधारित एवरीबॉडी इज टॉकिंग ऑफ द रिजल्ट हायरार्की, व्हाट आर द इम्पैक्ट, व्हाट आर द आउटकम्स, व्हाट आर द आउटपुट्स, और उस दृष्टि से जो रिगरस प्लानिंग प्रोसेस की जरूरत है। प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में आज एक बहुत सारे जो डोनर्स हैं और बहुत सारे लोग ये डिमांड करने लगे कि आपकी थ्योरी ऑफ चेंज क्या है, और कई लोग, हम बहुत सारे साथी ऐसे जीवन भर इसी क्षेत्र में गुजार दिया, संघर्ष किया, और अब आके कोई पूछता है आपकी थ्योरी ऑफ चेंज क्या है, तो कई बार बहुत साथियों को कष्ट भी होता है। तो उस दृष्टि से जो पूरा पर्सपेक्टिव है, जो ऑर्गेनाइजेशनल की प्लानिंग की प्रोसेस है, उस प्लानिंग की प्रोसेस को हम कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसको हम कैसे बहुत स्मूदन करें, कम्युनिटी बेस्ड हो, इम्पैक्ट ओरिएंटेड पूरा हमारा प्लानिंग का प्रोसेस हो, इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड डॉक्यूमेंटेशन तक। तो दूसरा जो हमारा जो चैलेंज भी है और जहां और फोकस करने की जरूरत है, वो है कि भाई कैसे हम प्लानिंग की प्रोसेस को बॉटम अप करें और इम्पैक्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड करें। तीसरा जो सवाल है और जो इश्यू है जिसको लेकर के जो बड़ा चैलेंज भी है, खास करके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की जो ओरिएंटेशन रही है, जो इवॉल्व, जिस तरह से संगठन इवॉल्व हुए हैं, वो है प्रपोजल्स का, जिसपे अभी हमारे आने वाले दोनों साथी काफी फोकस करेंगे। पर जो प्रपोजल राइटिंग का भी कॉन्सेप्ट है, आजकल लोग नेगोशिएशंस की प्रोसेस, यानी प्रपोजल भी कई स्टेजेस में डेवलप हो रहे हैं, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रिपेयर्डनेस है, ऑर्गेनाइजेशनल जो जिसकी मैंने बातचीत की थी, आपके प्रपोजल में जो खास करके जो पूरा पर्सपेक्टिव है, वो प्रोजेक्ट मोड में उसको लाना और उसको टेंजिबल रूप में आपके रिजल्ट से लेके आपके एक्टिविटी इनपुट और लास्ट तक ले जाने की बात, और जो डिटेल प्रोजेक्ट राइटिंग की बातचीत है। तो मुझे लगता है कि खास करके कॉर्पोरेट में जहां पे बहुत ज्यादा टेंजिबल रिजल्ट्स की बात होती है कि विजिबल क्या है, और जिस तरह का हम जो एम्पावरमेंट का काम करते हैं, जो चेंज का काम, बिहेवियरल चेंज व्हिच इज स्लो एंड स्टडी इन द नेचर इटसेल्फ, उसको कैसे हम आर्टिकुलेट करें, किस तरह से हम उसको सेगमेंटेशन उसका अलग अलग करें कि वी आर एबल टू प्रेजेंट वेरियस स्टेक होल्डर्स। एक जो चैलेंज है, बहुत सारे लोग जैसे कह रहे थे कि भाई फंडिंग बंद हो गई है, फंडिंग बंद नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे, डोला सर वुड गिव द फिगर, 18-20 हजार करोड़ रुपया सीएसआर ने इन्वेस्ट किया, और जो फॉरेन ग्रांट इन एड का जो पोर्शन है, विच इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन, पर हमको पहले विजिबल वही दिखता था, इसलिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी और उसकी जो हमारा जो फोकस रहा वो उधर रहा। जब हम अपना फोकस जो फंडिंग के लिए, रिसोर्सेज के लिए दूसरे एक्टर्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, बहुत सारी तैयारी की जरूरत ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट पे है, और बहुत सारे संगठन इस चैलेंज से जूझ रहे हैं कि हम नए तरह से, नए संदर्भ में खुद ऑर्गेनाइजेशंस को हम किस तरह से तैयार करें। We ourselves are not able to, not tuned to engage with the new stakeholders from corporate community. So we need to prepare ourselves also to be able to engage with them. तो उनकी डिमांड्स अलग है, उनका ओरिएंटेशन अलग है, उनकी कई बार कम्युनिकेशन की पूरी स्टाइल अलग है, बहुत फॉर्मल है, बहुत कई बार हम लोग कहते हैं बहुत मैकेनिकल है, एवरीथिंग ऑन ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस तरह के जो इमर्जिंग चैलेंजेस है उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत सारे जो फंडिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
अभी डोला सर या पंकज जी वुड एड्रेस, अभी स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। अब स्टॉक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज जब वजूद में आएगा तो उसके बाद फिर हमें नई तरह से लिस्टिंग करने की बात है। हमारे भी जो एक कंफर्ट जोन था जिससे हम लोग काम करते थे हमारी फंडिंग में, उसमें से कहीं हमें डिस्कम्फर्ट जोन में जाना पड़ेगा और एक नए तरह के कंफर्ट जोन को सीखना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि 2-3 अवसर बहुत है, जैसे अभी साथियों ने कहा, अभी हमारे डोला सर बताएंगे, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फंड रेजर इन इंडिया, कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पर उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रिपेयर्डनेस है, हमारी जो स्किल है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। Actually, what I feel, challenges and opportunities से अच्छा है, what as an NGO we should start thinking is, am I in a business or not? Okay, you are mobilizing resources for what? Okay, that what should be clear in our mind. Okay, दुकान चलाने के लिए are we looking for resources or we are driving some change? And if believing in that change and ability to drive that change and ability to show that change is at the base of mobilizing resources. Otherwise, it is just dukan chalana. Okay, so I will what are the changing scenario? The changing scenario is the funnel has shrunk, as many of my previous speaker have said. Direct implementation, जो हमें पैसा देके काम करवाते थे, they have now become the implementers. Correct? There were many who were acting as our funding partners are now the implementing agencies. Okay. There are very limited partnership opportunities because once they are on the ground, they bring professionalism, they have better exposure, they understand things better. So our opportunity to partner with them is subject to how much we can deliver. Okay. Then the marketing, there is a different way of approaching donors, approaching. So cause related marketing have taken new forms, and there are many intermediaries, channels and all that. Digital and new age products, channels and players, completely, I mean, things that we don't even know. There are so many new players, I mean, who are now becoming the channel partners, delivery funnels. So we, those who are actually working on the ground, हमें मालूम ही नहीं है, हम तो काम में मस्त हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नया नया tools create कर रहे हैं, channel create कर रहे हैं. So that's how the scenario has changed. There are also other changes, correct? Social enterprises, you know, people who are, I mean, who have an idea in their mind. They have no pressure for getting a job or doing something just to get a remuneration, but they are driven कि हमें कोई एक solution ढूंढ रहा है. So social entrepreneurs, social enterprises, startups, social startups, impact startups, ये सब सारे नए नए हैं. तो NGO खोल के खाली कुछ काम करेंगे गांव में, that does not anymore matter, because a lot of people are working like in incubation centers. They are taking an idea, testing it, going to the field, doing it themselves, and they are able to better market and project themselves better. So those are the competitive market now. New lingo, already our Harish sir said कि social stock exchange, dividend, ये सब बातें खाली stock exchange में होता था, commercial enterprises में होता था. Bond, जो हम समझते नहीं है bond का क्या मतलब होता है, लेकिन social impact bonds, social impact investment, कोई आप ऐसा इतने लोगों के लाइफ में चेंज करोगे, उसके लिए somebody is investing
somebody is counter guaranteeing, somebody is giving a dividend. ये हमें समझ ही नहीं आता है. We have after 25 years we have to learn कि ये होती क्या चीजें हैं. We don't even know. These words have been not in our dictionary at all. Investment, dividend, bond, enterprise. We don't know. So this is a changing world for us, correct? But millions and millions and crores of money might come through this channel, जो कि हमें मालूम ही नहीं होगा. न्यू फॉर्म्स ऑफ मेजरमेंट मैट्रिक्स, मतलब हम लोग जो कह देते थे ना कि हाँ ऐसा हुआ, इतने लोगों को खिला दिए, इतने लोग, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग, यू नो, एंड द टूल्स हैव चेंज्ड. सो इवन द स्टैंडर्ड जो 15 साल पहले, 5-7 साल पहले जो people were measuring, those things are no more working. Now the objective hierarchy have to be different. You know, you have to be able to say how this and quantify your difference, correct? हम लोग बहुत एक जमाना था, we were taking advantage की लोगों का मुश्किल को थोड़े मेजर कर सकते हैं. We cannot survive with that anymore. हंसी खुशी लाना, लोगों की जिंदगी को रोशन करना, that's a good thing, but you have to be able to also say कि this is the difference, this is how I have been able to measure my impact. Now, as already both Udayji as well as Dr. Harish said, the corporate funding was becoming a little invisible because FCRA was however, if you look at the market dynamics, actually FCRA was going down and CSR funding was going up. Now almost twice FCRA funding is available in the market. MSME, small enterprises, chota mota, other than the 2% mandatory. 2% mandatory is what we measure, but there are many companies or businesses, they keep doing regardless of the mandatory they are in. So that means the local corporate funding actually has become a big factor, and they have their own drivers. You know, why FCRA, intermediary and implementation, that was the channel. Now with CSR, and that too, lot of in-country CSR companies funneling their funding, they have to have their agenda set with our social agenda. So funding is actually no more dependent on outside funding agency, global, all that. Actually, CSR funding is becoming a big driver, correct? So those are the changing scenario. But what are the opportunities? Does that mean the local organizations have lost out? No way. Local organization को replace करना असंभव है. क्यों? वो गांव के हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के बात जानते हैं, लोगों से रिश्ता रखते हैं. वो पैसे से नहीं होता है. आप पैसे का बैग लेके आ सकते हैं, but you cannot replace the connect जो 15 साल से रिश्ता बनाया हुआ है. That is the पूंजी, that is the resource, that is the wealth that a small organization, passion, okay, a hard working professional and a hard working village worker, कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक बड़ा अंतर है कि वो गांव वाला है और गांव में काम करता है, पैशन लाता है, परिवर्तन लाता है, कुछ भी हो जाए संभाल के रखता है. प्रोफेशनल है तो दुकान ढूंढता है. So I am not saying professionals do not bring passion, but they will perhaps have a career orientation. You know, there will be ideally both professional and passion should be matching together. But a grassroots organization, the group that we are talking today, they represent this part. You know, they are 100%. You cannot question their commitment. You cannot question their understanding of the ground. Correct? Then digitally empowered. You know, if already somebody said, Udayji said, everybody has a mobile, everybody has a network, everybody has internet. So a person sitting in a very remote village can create a small video
connect on Twitter, post it and across the globe, 100+ countries can read that and see that. That means you have avoided कि मेरे I have to put it to somebody to somebody to somebody. नहीं, अभी public खुद कर सकती है. If you are a little bit aware or educated or tech savvy, आपके information दुनिया भर में घड़ी भर में पहुंच जाएगी. That means no more barriers created. So digitally empowered information and tools can be available on fingertips. Correct? This is an empowering tool. The scale पहले क्या था, हम कितने गांव में काम कर रहे हैं, अभी तो स्केल ऐसा है कि you can reach limitless growth. एक छोटा गांव का I will give a not so very good example, but मेवात एरिया में जहां लिटरेसी शायद 15-20% से कम है, they have emerged as the fishing capital, PHISHING, fishing capital. इंग्लिश पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन they can scam your SIM card, they can take your money. That means कहीं से भी कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है. So limitless growth, गांव के साथ जुड़ना और पूरा अनंत जगत तक जा पाना. So that's a very new scale of opportunity for us. Delivery is our strength. जो ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस तरीके से दे सकते हैं रिजल्ट, बाहर वाला नहीं दे सकता. We yes, instead of window shopping and looking for पैसा इधर उधर, we should start focusing on how we can deliver better, and that is where money will come. That's it. Now we should get into how do we raise money, how do we mobilize resources. So fundraising is not about our business. मतलब हम क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है. Rather, it is all about how well we present our business, how we say what we do, and how well we articulate that. Fundraising or resource mobilization is not about our business, but it is how we present our case and our business. Correct? Slice and dice, कितने तरीके के फंडरेजिंग चैनल्स है, क्या क्या जरिया है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, और इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते. कोई ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट चले गए, बिचौलिए चले गए, ऑर्गेनाइजेशंस हु वेर रिसीविंग एंड ट्रांसफरिंग टू अस, almost they are gone. So changing scenario is not bad. Actually changing scenario is बहुत अच्छा हमारे लिए. चार, there are many, but in this particular presentation we have tried to capture 4 aspects of mobilizing resources: individual, corporate and institutional, digital, and other methods, lead generation and all that. So we will briefly touch on each. ओके, इंडिविजुअल का ये फंडरेजिंग वाले बहुत ज्यादा कहते हैं, हम थोड़ा उनसे लिए हैं, ये मेरे साथी सुधीर ने दिया है. इसके कई सारे हैं पहलू. ओके, फेस टू फेस, टेलीकॉलिंग, these are commonly known, बट इसके अलावा बहुत सारे आजकल जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स है ये सब फॉलो करते हैं. SMS ब्लास्ट, स्कूल फंडरेजिंग, WhatsApp blast, email marketing, Google Ads, search engine optimization, Facebook में ad डालना. These are how you bring individuals to support your cause. This is a channel for developing individual supporters. Then we go to CSR. Okay, CSR has 3-step rule. Correct? How do you? Because I have another experience where many of our colleagues from small organizations and local NGOs, they would go to CSR conclave, CSR expo meeting, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, 2-4 लोग भाषण देंगे, हम अटेंड करेंगे, कार्ड एक्सचेंज करेंगे, कुछ होता नहीं है. And many people are frustrated कि हम तो गए, इतने सारे मीटिंग अटेंड किए, we listen to so many CSR heads, लेकिन कुछ नहीं हुआ. There were also others who were taking, आपको CSR फंड मिल जाएगा, पैसा दे दो. I would say we should stop doing that.
you can attend all those CSR conclave expo and all that, लेकिन उससे फंडिंग मिलेगी वो चिंता नहीं करनी चाहिए. बाय चांस अगर वो जाते रहे और एक दो बाय चांस मिल गया तो मिल गया, बट एक्चुअली यू शुड focus on this three shape rule. First of all, follow the corporate that are doing good CSR work. You know, they most companies put their work on social media and on media, so follow their work. Then slowly communicate with them either through social media or general correspondence. Communicate with them. Don't expect कि एक लिख दिया तो मेरे को जवाब आ जाएगा. Keep following, keep checking. थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताते रहिए. And then after you have reached out to 100, 2-3 will at least come back. They will say आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या करते हैं. So it is basically you have to personally, this will not work if we go to a meeting, talk to somebody, hand over a card. It doesn't work. You have to actually check, contact, talk, engage, and then some leads will start coming. Okay, and the best part is if you communicate. I know a couple of organizations who came in contact with me through social media, LinkedIn. Then we became partners. We implemented projects together with them. So we are actually related on social media first, and then we identified their work, and then we started working together with them. So that's how instead of going the traditional way, apply karo, proposal bhejo, usse acha hai ki ye bhi follow karo. That means you have to be very business like in your social media presence. वो इधर उधर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला छोड़ के यही करना है अभी. CSR इनिशिएटिव, स्मॉल कैन इंडस्ट्रीज, बहुत सारे, मैंने जैसे बोला 2% वाला नियम के चक्कर में सब लोग पीछे पड़ गए. लेकिन हमारे अगल बगल में 10 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 1 करोड़ वाले जो बिजनेसेस हैं वो भी देते रहते हैं. इंडिया, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इंडिया में गिविंग ट्रेंड कम है. नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत सारे जो छोटे छोटे धंधे वाले हैं, ट्रेडिशनली दे हैव ए गिविंग हैबिट. हम उनके साथ कनेक्ट करना चाहिए. एंड एज ए ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन, इफ वी आर एबल टू कल्टिवेट इवन 10 सच स्मॉल ग्रुप्स, आप जो रिटेल दुकानी है, रिटेल बिजनेसेस हैं, दे आल्सो गिव एवरी मंथ 5,000, 10,000, they keep giving. So having such list and then connecting with them with less turnover, they can really be a big pillar of support. Okay, startup is another big, people are saying India has the highest number of unicorns now. In the past 12 months, India produced more startups who have reached unicorn status, means $1 billion से ज्यादा. $1 billion का मतलब है 750 करोड़ से भी ज्यादा, 7,000 करोड़ से भी ज्यादा. तो you start, and startup का क्या फायदा है? Startups actually look an idea, they want partners जिसके साथ वो टेस्ट करना चाहते हैं, they want a testing lab, they want to test new technology. So and lot of startups are working on social issues, social causes. So how do you get them? Social media, digital engagement, their website, searching. There are a lot of search tools where you can find these startups and enterprises. Digital marketing. We have felt, I mean, like me also, I am a culprit. Sometimes digital media, like social media and all, I feel is a waste of time. But if we keep posting here and there, like and dislike this, that, and comment on unnecessary things, that is a waste of time. But social media can be a powerful tool to make your presence felt, make your organizations, company who are looking for, companies who are looking for a partner in so and so place for so and so cause, they look for social media.
So it is not a waste of time. Constantly you must be engaged on digital platforms and stay focused, so that we don't say आज ये बोल दिया कल को ये बोल दिया. Your cause should be reflective of what you are posting there and how you are communicating. Then you go into other methods of email marketing, Facebook ads, Google ads. These are some of the things that actually you need a little bit of technical hand. But for example, Google ad brings 25 to 30 lakh for even a small NGO. SEO, if you are doing a proper SEO and Facebook ad, your lead generation increases. These are some of the tools. Of course, we will need somebody to help us. LinkedIn, I would say, if we are an NGO worker, okay, and if you are a NGO secretary, NGO leader, don't hesitate to communicate yourself on LinkedIn. LinkedIn is the most professional platform where all corporate executives, marketing professionals are there. So it is better to have a presence and communicate yourself. Instagram, of course. There are, this may be new for many of our partners and colleagues in the NGO world. कई सारे, जैसे पहले था कि इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन थे, अभी एग्रीगेटर्स बन गए. जैसे ओला उबर है ना, ऐसे एनजीओ सेक्टर में भी ओला उबर आ गए हैं. और क्यों ऐसा आ गया है? क्योंकि वो एक बड़ा काम करते हैं कि वो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस मैनेज करते हैं. जो बड़ा फंडर है, जैसे फेसबुक के पास $7 बिलियन, 7 बिलियन मतलब मैं समझ नहीं पाता, वो शायद 50,000 करोड़ से भी ज्यादा. वो क्या करता है, किसी एक ड्यू डिलिजेंस एजेंसी को हस्तांतर किया हुआ है कि ये हमारा सारा फंड वाला मैनेज करेंगे. ऐसे करीब, मेरे जानकारी में करीब 20-25 ऐसे. तो उनके साथ रजिस्टर कराना और उनको अपने कर्ज के बारे में बताना, देन गेटिंग, once you are registered, once you are on their portfolio, once you are there, money starts trickling in. Okay, I have been a beneficiary. That means Rise Against Hunger India has been a beneficiary of this. एक बार मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद once they realize कि आप काम कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, so you will keep getting small donations from different corporates worldwide. These are crowdfunding and aggregators. Give India, everybody knows Give India. If you register on Give India through Facebook or through other fundraising channel, you will keep getting some money. Benevity, your cause. There are many. दिक्कत क्या है, एक बार रजिस्टर करें, जैसे हम लोग बहुत सारे एनजीओ में रजिस्ट्रेशन करा के हमने फाइल ही नहीं रिटर्न किया, रिटर्न सबमिट नहीं किया, या कंप्लायंस नहीं भरा, या ये नहीं किया, वो नहीं किया. So when we are on these kind of platforms, we have to be constantly on alert. There are tight compliance norms. We have to keep our records most efficiently. We have to report very timely and efficiently, so that because the due diligence agencies, they basically do the gatekeeping for a donor, correct? या कई सारे इंडिविजुअल डोनर्स हैं, वो देते हैं. तो ये these are the gatekeepers. उनको हमारी तरफ से टाइमली, एक्यूरेट, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन पहुंचना है. कई सारे रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं. तो देन यू हैव टू सबमिट ऑन टाइम, यू हैव टू लॉग इन. और ये आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, ये एनजीओ वालों को यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. Then the other channel that perhaps most of our NGOs do not strongly connect, I know some of the field partners do this very well, is interns and academic partnership. Interns से क्या फायदा होता है? Interns and academic partners actually are very, very helpful, because आपको उनसे कई सारे काम आपके लिए कर लेते हैं. रिसोर्स मोबिलाइजेशन है ना, और रिसोर्स also includes human resources. हमारे पास अगर सपोज आई एम ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, आई कांट पे सैलरी, व्हाट आई कैन शो इज आई हैव गुड कम्युनिटी organization, I have an infrastructure, I have
place where people can come and work. I can give them a very solid environment, strong support. तो बहुत सारे academic institutions, universities, colleges, they look for such projects where they can come and spend their time. आज के जमाने में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड एकेडमिक्स जाते हैं, एक महीना रहते हैं, रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, प्रोजेक्ट चलाते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, हाँ दिस सो एंड सो पर्सन केम एंड, नहीं, देयर आर out of 100 there may be 10 who are genuinely willing to do and develop their skill. तो आप उन लोगों के साथ जुड़ना है. how they help? concept note बनाना, जो चीजें हम लिख नहीं पाते वो लिख के देते हैं. they are new age boys, students, so they know much more new things that we do. So they can do research on us, on corporate foundations. They can research किसके कहाँ पैसा मिल रहा है, कौन किस कॉज के लिए सपोर्ट कर रहा है, क्या ट्रेंडिंग चल रही है. दे कैन डू ए लिस्ट ऑफ ऑल द CSR ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे एरिया में काम कर रहे हैं या कोई फंडिंग कर सकता है. They can help us prepare all the communication materials, like brochure, flyers, reports. कई चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब हम छोटे थे या बहुत छोटे थे, अभी भी छोटे हैं, लेकिन when we were a very tiny mini organization with success, most of our stuff were done through interns and volunteers. Even now we get at least 100 to 150 interns who work for 1 week to 3 weeks, 1 month. Last, what are the other methods? There are other opportunities for us. Lead generation. Lead generation मतलब कैसे अपने लिए supporter ढूंढना. How do we find supporters for ourselves? You can create a campaign and ask people to sign, like change.org. You say I support tribal, and you make some cause where people can enroll themselves. Any campaign which can be run online to create a database. We did similar something on Facebook. Digital marketing campaign to generate lead. Some of these last digital marketing, it may need a little bit of technical hand, but creating a campaign on Facebook or doing a campaign on change.org, very easy. Other things, what you can do, events and concerts. Okay, engaging volunteers. हम लोग हमारे for my organization, we have engaged at least about 50,000 volunteers, who have come, worked with us, have packaged meals or volunteer for other things. They have gone to communities, they have distributed food packet for us, they have worked in the communities for weeks, they have done a lot of creative for us. So अभी 50,000 के पास वॉलंटियर अगर हमारे साथ काम करते हैं सालों साल से, तो उतने लोग हमें जानते हैं. हम सब पैसा नहीं देंगे, लेकिन यू हैव क्रिएटेड एज ग्रुप ऑफ चैंपियंस एंड सपोर्टर्स फॉर यू. इवेंट्स करते हैं लोग, कंसर्ट्स करते हैं. दीज आर वन वे यू कैन गेट मनी, बट इट इज ऑल्सो building your brand, building your image. Correct? The last part is products, merchandises, market approaches. A lot of things that are now happening कि आप एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पहले करता था, अभी NGOs साइड बाय साइड एक मर्चेंडाइज बना रहे हैं, एक स्टॉल बना रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट ले रहे हैं, मार्केट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. एंड दैट्स हाउ यू कैन. सो इट इज नॉट just one size fits all. Everything is possible as long as we are willing to do it. तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बिल्कुल बेसिक बात से कि हमको फंड रेजिंग करने की आवश्यकता क्यों है. बिल्कुल साधारण सा प्रश्न लगता है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपने जहन में बिठाना जरूरी है. हम लोगों को फंड रेज करने की आवश्यकता इसलिए है कि हमको अपना काम बड़ा करना है या गहरा करना है या उसको फैलाना है, काम को अधिक लोगों तक पहुंचना है. एक तो ये है. दूसरा ये है कि कई बार एक और रियलिटी ये होती है कुछ संस्थाओं के साथ में, जो कि अधिकांश छोटे और मझोले संस्थाओं की सच्चाई है कि, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो हमारे भी पहले कभी पार्टनर रहे या आज भी पार्टनर थे 2019 के पहले या आज हैं भी, जो 1 या 2 डोनर के ऊपर में डिपेंडेंट थे.
जिसमें से एक तो हम ही हैं जो पार्टनर के तौर पे थे, डोनर की तरह नहीं थे, और उनके पास कोई एक 10-12 लाख का कोई एक दूसरा कहीं से सपोर्ट है। तो डोनर को डाइवर्सिफाई करना, अपने डोनर बेस को बड़ा करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप एक सिंगल डोनर डिपेंडेंट हैं तो आप के लिए कभी भी चुनौती पैदा हो सकती है। तो ये भी एक सच्चाई है। और कई बार ऐसा होता है, संस्थाओं को ये लगता है कि हमारे पास में हम जो आज काम कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए संसाधन नहीं है। तो हमारे पास अगर फ्री रिसोर्सेज होता तो हम लोग उस तरह का भी काम कर पाते। अब ऐसी संस्थाओं के पास आप जानते हैं कि जिसको हम लोग अपनी भाषा में आईसीआर बोलते हैं, यानी कि जो ओवरहेड्स होता है, वो इतना ओवरहेड तो मिलता नहीं है। कॉर्पोरेट डोनर जो है 5% देते हैं, कुछ 7% देते हैं। वही आप फ्री रिसोर्सेज पैदा करते हैं इसलिए ताकि कुछ नए किस्म का एक्सपेरिमेंट भी हम करना चाहें तो हम भविष्य में कर सकें। तो इसलिए भी लोग फंड रेज करते हैं कि हमारे पास में फ्री रिसोर्सेज होना चाहिए। बट असल मुद्दे की बात यह है कि हम ये सारा फंड रेजिंग जो है समुदाय तक पहुंचने के लिए और संस्था को सस्टेनेबल बनाने के लिए करते हैं। ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए और इसकी जरूरत है और करना भी चाहिए। अगर हम इस फील्ड में है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे और हम खुद सस्टेनेबल नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सस्टेनेबिलिटी बहुत ही जरूरी है। तो कई प्रकार की मोटिवेशंस हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं जिसके वजह से आपको फंड रेजिंग करना होता है और करना ही चाहिए। मैं तो एक फंड रेजर होने के नाते कहूंगा कि मुझे डोला जी की बात सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि वो कह रहे थे कि बिना प्रोग्राम वालों के बगैर तो आप फंड रेजिंग कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए तो मेरे प्रोफाइल में प्रोग्राम और फंड रेजिंग दोनों जोड़ा हुआ है। फैंटास्टिक। तो इसलिए जोड़ा हुआ है कि कई सारे, और जो हमारे यहाँ इंडिविजुअल फंड रेजिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, इवेंट करते हैं, कॉज रिलेटेड मार्केटिंग करते हैं हमारे सिस्टम में, वो भी अक्सर एक आधे घंटे का कॉल रखते हैं कि अभी हम एक फंड रेजिंग कैंपेन करना चाहते हैं। तो हम इस साल के लिए 2-3 फंड रेजिंग कैंपेन के विषय चुनना है हमको। कौन सा विषय है जो हम चुने, उसका नैरेटिव क्या हो, उसका कम्युनिकेशन और मार्केटिंग मॉडल कैसा हो, कैसे हम उसको प्रेजेंट करें ताकि हमारा जो आम डोनर है साधारण भाषा में बहुत गूढ़ और रहस्यमय तरीके से प्रेजेंट ना करके बिल्कुल साधारण सामान्य समझ के लिए हम उसको प्रेजेंट कर सके। तो प्रोग्राम वालों की वहां जरूरत पड़ती है। तो फंड रेजिंग और प्रोग्राम का हमेशा गठजोड़ होना चाहिए। आप उसको अपनी संस्था में कैसे जोड़ेंगे ये आपका विषय हो सकता है, लेकिन अगर वो दोनों साथ आकर के अपना सिर जोड़ करके अगर बैठते हैं तो फंड रेजिंग करना आसान होता है। अब डोला जी की एक और बात याद कीजिए। उन्होंने कहा कि फंड रेजिंग का जो सिनारियो है, कॉन्टेक्स्ट है, ये हमेशा बदलने वाली चीज है। ये कभी स्टैटिक नहीं रहता और रह भी नहीं सकता। दुनिया में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होती। जो चीज स्टैटिक होती है वो मर जाती है। तो फंड रेजिंग के लिए डोनर का जो लैंडस्केप हम जिसको बोलते हैं, या जो आज डोनेशन देने की वस्तु स्थिति है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो बदलता है। और डोला जी ने ये भी कहा कि बदलाव बहुत जरूरी भी है, कि डोनर की तरफ भी साइड में बदलाव होना चाहिए, और वो हो रहा है। और वो बदलाव लैंडस्केप में अगर आप देखेंगे, भारत में जो फॉरेन डोनर्स या एफसी मनी कम होता जा रहा है और इंडियन मनी ग्रो कर रहा है, ये एक आज की सच्चाई है। अब संस्थाओं को इस सच्चाई के हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अट्यून करना पड़ेगा। तो ये एक चुनौती हम लोगों के सामने में है, और आप इसको अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। क्यों कि आप जानते हैं कि फॉरेन का डोनेशन लेना भी उसके लिए बहुत स्टिफ कंपटीशन है। चुनौती तो भारत में भी पैसा लेने की चुनौती कम नहीं होगी, लेकिन उस चुनौती के लिए आपको तैयार होना है। आपकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन या फंड रेजिंग की जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लान है, वो आप उसको रिएक्टिव भी रख सकते हैं,
और आप उसको प्रोएक्टिव भी रख सकते हैं। रिएक्टिव तो तब होता है जब हमें कोई बुलाएगा, जब कोई कॉल प्रकाशित करेगा तो हम भी अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके देखेंगे क्या होता है। और दूसरा ये होता है जो महापात्रा जी ने आपको कहा कि आप सारे कॉर्पोरेट डोनर की वेबसाइट पे जाइए, उनके CSR का फोकस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप किसको अप्रोच करें। यानी इसको डोनर स्कोपिंग कहते हैं हमारी साधारण भाषा में, कि डोनर को आप खुद स्कोप कर रहे हैं। डोनर आपको ढूंढता हुआ आएगा, इसकी संभावना कभी मत रखिए। वो इसलिए कि डोनर इतने सारे हैं और NGOs इतने सारे हैं, तो कंपटीशन ऐसा है कि हमको ढूंढते हुए डोनर के पास में जाना है। और जो तरीका है कि आप उनकी CSR स्ट्रैटेजी देखिए। अब अगर मान लीजिए कि मैं डोनर कॉर्पोरेट X के पास जाऊं कि हमको CSR का पैसा दीजिए, और हम उनसे कहें कि हमको पैसा दीजिए हेल्थ सिस्टम अपग्रेडेशन करना है, हमको अपने जिले में 5 अस्पतालों की कायाकल्प करनी है, उसके लिए हमको डोनेशन दीजिए। लेकिन जब आपने उसको एप्लीकेशन लगाया तो पता चला कि उसकी डोनर फोकस जो है, उसका स्ट्रैटेजी जो है, वो टोटली उसका रुझान लाइवलीहुड और एजुकेशन पे। तो आप पहले ही चक्र में बाहर हो जाएंगे। आपको एक चिट्ठी आ जाएगी, अमूमन तो वो भी नहीं आएगी, कि क्षमा कीजिए पर हमारा स्वास्थ्य में हमारा कोई दखल नहीं है, ना हमारा बोर्ड इसका समर्थन करेगा, तो आप अगली बार आइएगा, जब हमारी स्ट्रैटेजी के से संबंधित होगा तो हम विचार करेंगे। लेकिन वो हो सकता है आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी नहीं बताएगा, अपना फोकस भी नहीं बताएगा, आपको गोल गोल बोल के छोड़ सकता है। तो ये इसलिए कि ये होमवर्क आपको करना है कि जिस CSR के पास हम जा रहे हैं, जिस डोनर के पास हम जा रहे हैं, जिस फिलैंथ्रोपिस्ट के पास हम जा रहे हैं, वो क्या इन विषयों को समर्थित भी करता है कि नहीं करता है, ये उसका फोकस है कि नहीं। और ये गलती हम लोग NGOs में अक्सर करते रहते हैं। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि एक प्लान बनाने के पहले अच्छी तरह से डोनर स्कोपिंग कर लीजिए। एक चीज मैं आपको प्लान पर आने के पहले और कहूंगा कि एक बेहतर प्लान वो होता है जो मिक्स ऑफ रिसोर्सेस की तरफ ध्यान देता है। यानी उसके अंदर में इंस्टीट्यूशनल भी है। अब इंस्टीट्यूशनल की कई सारी परतें हैं, उसके कई सारे डोनर्स को आप इंस्टीट्यूशनल डोनर बोलते हैं, आप कॉर्पोरेट को भी बोलते हैं, फिलैंथ्रोपी को भी बोलते हैं, CSR को भी बोलते हैं, बायलैटरल डोनर को भी बोलते हैं, मल्टीलैटरल को भी बोलते हैं। ये सब लोग इंस्टीट्यूशनल डोनर हैं। लेकिन एक अच्छा प्लान वो होता है जहां पे इंडिविजुअल फंडरेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट्स, कॉज रिलेटेड मार्केटिंग, इनकम जनरेशन, ये तमाम चीजें हैं, इनका एक गुलदस्ता होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि जितने भी तरीके हैं फंड रेजिंग के वो सब आपने समाहित कर दिए। ये भी होता है, इससे भी फंड रेजिंग होती है, इससे भी फंड रेजिंग होती है, इससे भी होती है, तो सबको हमने डाल देंगे। तो आप इवेंट भी करने लग जाएं, आप इंस्टीट्यूशनल भी करें, आप एग्रीगेटर के पास भी जाएं, आप क्राउड फंडिंग भी करें, CSR भी करें, तो इसका मतलब है कि आपका प्लान जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक से तो अधिक होना चाहिए। तो आपको वो विशिष्ट पहचान बनानी पड़ेगी कि हम कहां पर अपना दम लगाएंगे, हमारे लिए सबसे अधिक स्कोप कहां है, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो ये एक बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं एक्चुअल प्लान पर बात करने के लिए। ये तो भूमिका थी। देखिए एक फंड रेजिंग प्लान क्या होता है। एक फंड रेजिंग प्लान मेरे नौसिखुआ के लिए, जिसको दिल्ली का हर रास्ता नहीं पता हो और वो गूगल मैप ऑन कर लेता है और उसके बाद वो घूमते 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 विश्व युवा केंद्र पहुंच जाता है, ये फंड रेजिंग प्लान एक मैप की तरह है जो आपको नेविगेट करने में मदद करता है, रास्ता कहां से कहां पहुंचेगा। ये है एक फंड रेजिंग प्लान। अब हम लोग अगर ये स्पष्ट है कि प्लान क्या है, एक फंड रेजिंग प्लान क्या है, ये एक नेविगेशन टूल है।
ये एक किस्म का मैप है, जिस मैप के सहारे आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। सही है, स्पष्ट है। तो मैं आगे बढ़ता हूं कि एक अच्छा प्लान बनाने के लिए 5-6 तत्व होते हैं। There are 5 or 6 elements of a good plan, and I will talk about those 5-6 elements first, because I am not showing you any templates etc. They are freely available, but I will only talk about the elements. The first element is that your plan should be dictated by your mission. आपकी संस्था का मिशन क्या है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, या आपके प्लान का गोल क्या है। जो प्लान आप बना रहे हैं फंड रेजिंग का, उसका गोल क्या है, और वो फंड रेजिंग का गोल और आपकी संस्था का स्ट्रैटेजिक प्लान अलग नहीं हो सकता। अगर आपके फंड रेजिंग की स्ट्रैटेजी या प्लान आपकी संस्था के पूरे 5 साल, आने वाले 5 साल, 3 साल या 7 साल की स्ट्रैटेजी से मेल नहीं खाता, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ मिशन ड्रिफ्ट, यानी कि आपकी संस्था जहां पहुंचना चाहती है और जिस तरह से आप पैसा लाना चाहते हैं, संसाधन लाना चाहते हैं, उसके बीच में विभेद है। पैसा पैसे के लिए नहीं लाया जा रहा है, अपने संस्था के मिशन के लिए लाया जा रहा है। जब आप अपने संस्था के मिशन के हिसाब से पहले लाएंगे तो आपके प्लान में वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। तो आप अपने प्लान को छोटे छोटे सब प्लान में या सब मिशंस में कन्वर्ट कीजिए, और उसमें आप उन 2-3 चीजों को हाईलाइट कीजिए जहां पे रिसोर्स गैप है। तो आपके प्लान की शुरुआत वहीं से होगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आप एक्चुअली में इवेंट करने जाते हैं या मेजर डोनर्स को अप्रोच करते हैं या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को अप्रोच करते हैं या फंड रेजिंग के ईमेलर्स डालते हैं या DRTV करते हैं या गूगल एड्स बनाते हैं, ये जितने तरह की प्रक्रियाएं हैं और जितने तरह के स्टेप्स हैं जब आप करते हैं, उसमें कभी कभी पता चलता है कि आपका प्लान उसमें खो गया और आप अपने प्लान से भटक रहे हैं। तो आपका प्लान एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो दरअसल एक प्लान की शुरुआत, जो मैंने कहा कि क्लियर मिशन स्टेटमेंट से होनी चाहिए, उसमें आपको ये बताना चाहिए कि पिछले साल आपने कितना संसाधन इकट्ठा किया और इस साल आप कितना इकट्ठा करना चाहते हैं। यानी यदि आप कहते हैं कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को शाहजहांपुर में डीपेन करने के लिए और 5,000 नए बच्चों तक पहुंचने के लिए पिछले साल के मुकाबले हम 20% अधिक संसाधन जुटाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपको अपना गोल भी क्लियर है, आपका मिशन भी क्लियर है और आपके कितने संसाधन की आवश्यकता है वो भी आपको पता है। तो आई होप ये शुरुआत अच्छी रहेगी, आप यहीं से शुरुआत करें तो ये किसी भी प्लान का। तो जो दूसरा आपको पक्ष मैंने बताया कि शाहजहांपुर में 5,000 नई बच्चियों की शिक्षा या लिटरेसी या न्यूमरेसी, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप काम करेंगे। जब आप कहते हैं तब आपके प्लान का एक ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ऐसे जो आपके 2 या 3 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं वो ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लीजिए। और अभी प्लान में हम जब आगे बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये हर एक प्लान के अंदर में जो ये इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके आगे और आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। लेकिन जब आप मोटे तौर पे कोई भी प्लान को एक्टिवेट करेंगे, उसको क्रियान्वयन करेंगे, तो आपको लोगों की जरूरत होगी, और आपको महापात्रा जी ये बात बता चुके हैं कि लोगों की आवश्यकता है। अब ये लोगों के बगैर तो प्लान नहीं होगा ये, लेकिन ये लोग कौन होंगे। महापात्रा जी ने कहा कि फंड रेजिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। इट इज ट्रू, लीडरशिप को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ती है और हर समय ये जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। बस मैं उनकी बात में एक चीज ऐड करूंगा कि अल्टीमेटली हमारी फंड रेजिंग कल्चर में, हमारी संस्थाओं में ये होना चाहिए
कि अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्शन सेटिंग, द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल हैज टू बी सेट बाय द लीडरशिप। पर उसके कई छोटे छोटे अवयव हैं। देयर आर मेनी एलिमेंट्स which are to be delivered by many people in the organization. Everything can't be done by 1, 2 or 3 people. So there have to be more people than just the executive director or the board chair. उसके अलावा भी और कई लोग हैं जिनको इसमें साथ में ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आपको उन्होंने इशारों में बताया कि आपको वॉलंटियर की जरूरत पड़ सकती है, इंटर्न की जरूरत पड़ सकती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम है कि आप इंटर्न लाते हैं बगैर खर्च के, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है, और आप उनसे बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो आप महापात्रा जी का वो प्रेजेंटेशन दोबारा देखिए जिस स्लाइड में उन्होंने कहा है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको आप लो रिसोर्स सेटिंग में फंड रेजिंग करना बड़ी चुनौती है, इसलिए कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करके आप फंड रेजिंग करेंगे। तो इंटर्न्स और वॉलंटियर्स इसमें आपको बहुत मदद कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके स्टाफ वगैरह तो होंगे ही होंगे। और देखिए, मैं तो अपनी फंड रेजिंग में अक्सर जो है वो बोर्ड को बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज करता हूँ। यूज इज नॉट अ गुड वर्ड, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में जब हम बोलते हैं उसको यूज कर रहा है तो उसका कॉनोटेशन होता है कि गलत इस्तेमाल करना, लेकिन उनकी की कॉम्पिटेंसी जो है उसका इस्तेमाल करना। अक्सर हम लोगों के बोर्ड में लोग होते हैं जो बहुत ही कनेक्टेड होते हैं, उनकी पहचान होती है, वो खुद भी कई और दूसरे बोर्ड में होते हैं और कई बार तो फंडर के यहाँ भी बोर्ड में होते हैं। तो ऐसे लोगों से ये कहना कि आप हमको इसके लिए फंड रेजिंग थोड़ा करना है, आप थोड़ा देखिए। और अक्सर कई बार तो बोर्ड के मेंबर खुद ही आके कहते हैं कि अगर आपको इसमें मेरी कोई सहायता चाहिए होगी इस क्षेत्र में तो मुझे जरा बता दीजिएगा, मेरी बहुत अच्छी पहचान है। तो कई सारे फाउंडेशन वगैरह के लिए तो मैं खुद ही कहता हूँ कि थोड़ा इनसे देखिए क्या आपकी बात हो सकती है, हम लोग एक प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं उनके सामने में, हम इतना ही कहते हैं। बाकी तो आपका काम बोलता है। वो पहचान बनाने में, कनेक्ट स्टैब्लिश करने में बहुत अहम भूमिका होती है कई बार बोर्ड मेंबर्स की। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसी पहचान वाले बोर्ड मेंबर्स हो तो उसका भरपूर दोहन करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये उनके पहचान का लाभ उठाना एक भी अच्छा काम है। तो आपके जो प्लान में जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप अलग अलग व्यक्ति की पहचान करते हैं। आप हर एक व्यक्ति को हर एक तरह का काम नहीं बोलते। मसलन मैं अपने बोर्ड मेंबर को कभी ये नहीं कह सकता कि आप ये कॉन्सेप्ट नोट लिख के दे दीजिए। आप कहेंगे? नहीं कहेंगे, सामान्य सी बात है। उसके लिए हम स्टाफ लोग लिखेंगे, इंटर्न लिखिएगा, हम एक वॉलंटियर लाएंगे। अगर हमारे पास संसाधन है तो हम 2 महीने के लिए कंसल्टेंट ला करके उससे लिखवाएंगे। हम और भी जो तरीका है करेंगे। तो ये हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए सही व्यक्ति कौन है, ये इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको इसलिए साथ साथ ये बताता जा रहा हूँ कि आपके फंड रेजिंग प्लान में स्टाफिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी अब तय हो गई। यानी प्लान का दूसरा बड़ा अवयव है, दूसरा बड़ा एलिमेंट है कि हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल एंड हु विल सपोर्ट। एक व्यक्ति करेगा, दूसरा व्यक्ति सपोर्ट करेगा। आप प्रपोजल भी लिखते हैं, 1 या 2 व्यक्ति लिखते हैं और 1 या 2 दूसरे व्यक्ति जो है उसको रिव्यू करते हैं। तो उसी ढंग से आपके प्लान में ये तय होना चाहिए कि भूमिका किसकी क्या है। अब आपने एक अपने बड़ा गोल बनाया कि हमको अपने इनकम को 20% इंक्रीज करना है या अपने डबलिंग ऑफ इनकम करना है, 30% इनकम करना है, व्हाटएवर दैट मे बी। ये आपने तय कर लिया, लेकिन जो 2-3 आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए उसमें हो सकता है कुछ इवेंट से पैसे आएंगे, कुछ इंस्टीट्यूशनल डोनर से आएंगे और कुछ इंडिविजुअल डोनर से आएंगे।
फर्ज कर लीजिए, तो आपको ये भी साथ में तय करना पड़ेगा कि जिस चीज के लिए हम पैसा उठाना चाह रहे हैं उसके लिए इंस्टीट्यूशनल डोनर कौन है, इवेंट हमें कैसा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अगर इवेंट से अगर कॉज रिलेटेड मार्केटिंग करके पैसा लाना है, और अगर कोई दूसरे किस्म का करना है, फंड रेजिंग एवेन्यू यूज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो आपको अपने फंडिंग ऑप्शंस और उन फंडिंग ऑप्शंस को तय करने के लिए क्या करना है वो भी आपके प्लान में जाएगा, आपको वो स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए। अब देखिए, हर किसी को एक खरबपति डोनर चाहिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो मुझे साल में 1 करोड़ 2 करोड़ दे दे, लेकिन ये तो होगा नहीं। तो इसलिए फिर महापात्रा जी की बात की तरफ वापस लौटिए कि आप स्मॉल, मिड साइज और लार्ज डोनर्स का एक मिक्स अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने संसाधन की आवश्यकता के हिसाब से आपको वो तय करना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको बहुत सामान्य छोटे डोनर से मिल जाएंगी, कुछ आपको उसके लिए बड़े डोनर के पास जाना पड़ेगा, कुछ के लिए आपको संस्थागत डोनर के पास जाना पड़ेगा जो उस तरह के काम के लिए फंड करेंगे। तो ये पहचान भी आप कर लेंगे। और उसके बाद जो मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, अगर आप नॉन इंस्टीट्यूशनल डोनर के पास जा रहे हैं जो प्रपोजल, कॉन्सेप्ट नोट और इलेबोरेट बजट के आधार पर फंडिंग नहीं करेंगे, तो आपको अपने ईमेलर्स, आपको सोशल मीडिया पोस्ट, गूगल एड्स, दूसरी ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं, उन सब की पहचान करके उनके लिए क्या पोस्ट करने के लिए चाहिए, क्या लिखना होगा, वो कितना बड़ा होना चाहिए लिखा हुआ, उसको कब पोस्ट करेंगे, ये सब आपको तय करना पड़ेगा। तो आज जो समय आ गया है, हम जिस युग में रह रहे हैं टेक्नोलॉजी के, डिजिटल वर्ल्ड में, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फंड रेजिंग करना लगभग सबके लिए अनिवार्य जैसा हो गया है। मैं जहां काम करता हूं और जहां काम करता रहा हूं, उन सब में वो सारे जो फंड रेजिंग के टेक्निक्स हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें गूगल एड्स भी होते हैं, इवेंट्स भी होता है, सोशल मीडिया पोस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टीट्यूशनल मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल फंड रेजिंग, ये सब हम लोग करते हैं और ऐसा कई सारे लोग करते हैं। पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से और अपनी क्षमता के हिसाब से कि आप टेक्नोलॉजी में कितने पारंगत हैं, आपके पास में कैसे ह्यूमन रिसोर्स है जो ये कर पाएगा, क्या ये सामर्थ्य आप बाहर से किसी कंसल्टेंट से हासिल कर सकते हैं कम से कम खर्च में, ये एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए कि पता चले कि आपने ये सारा एक्वायर करने के लिए 50 लाख खर्च किया और कुल मिला जुलाकर फंड रेजिंग जो है 40 लाख की हुई। तो ये सारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आपको करना होगा, ये आपके फंड रेजिंग का प्लान का पार्ट होना चाहिए। और इसके लिए आपको लगातार डोनर वर्ल्ड में रिसर्च करते रहना पड़ेगा और अपनी रेशियोज भी आपको देखते रहना होगा। हम लोगों ने कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं पिछले सालों में, जो हमने अगले साल में जाके जाना कि ये आपको बहुत पैसा नहीं देता है, बल्कि आप ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहे हैं इस मेथोडोलॉजी का यूज करके। उसका एक अर्थ होता है, सामान्य अर्थ ये हो सकता है कि आपने अच्छे तरीके से नहीं किया, या उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आज इतनी परिपक्वता नहीं है भारत के मार्केट में, और उसका एक तीसरा और पक्ष भी हो सकता है कि इसमें दूसरे मार्केट लीडर्स हैं जिनकी पहचान अच्छी है। तो आपको अपने पिछले साल वाले भूल से सबक लेकर के अगले साल के प्लान में उसका रिफ्लेक्शन जरूर होना चाहिए। कई बार ऐसी जिद होती है कि ये हम नहीं कर पा रहे हैं 2-3 सालों से, लेकिन फिर भी करते जा रहे हैं, और इन द प्रोसेस संस्थाएं हर साल 10-20 लाख रुपया इन्वेस्ट करती है, लेकिन निकलता कुछ नहीं है।
लेकिन आप डिसवेड मत होइए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने के लिए आपको रिसोर्स इन्वेस्ट करने की जरूरत है। कितना करेंगे, कहाँ करेंगे, ये बहुत सोच करके आपके फंड रेजिंग प्लान में आना चाहिए। तो एक अच्छे प्लान में टारगेट, गोल, वो गोल जिसको क्वांटिफाइबल बोलेंगे, जो रुपए में लिखा हुआ हो, उसकी रणनीति यानी स्ट्रैटेजी क्लियर हो, उसके लिए किए जाने वाले एक्शन, आपके तरफ से जो एक्शन होगा वो बिल्कुल क्लियर हो, उसको कौन कौन लोग करेंगे, किनकी क्या भूमिका होगी, ये तय होना चाहिए। उसका टाइमलाइन क्या है, वो कब किया जाएगा और कब से कब तक किया जाएगा, और उन सब को करने के लिए एक निर्धारित बजट क्या है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज बिगेट्स रिसोर्सेज। आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास आएगा। आपको सुनने में लगेगा कि ये बहुत ही बिजनेस वाली भाषा है, कि जैसे हम बिजनेस में कहते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे तो कमाएंगे, पर फंड रेजिंग बिल्कुल वैसा है। तो एक अच्छे प्लान के साथ करेंगे तो आप अच्छा रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर पाएंगे। और तो आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि एक अच्छे रिसोर्स मोबिलाइजेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, कहाँ से पैसा लाएंगे उसकी सही पहचान कीजिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रियलिस्टिक और अटेनेबल बनाइए, पर वो एक्शनेबल भी होना चाहिए। और आपके पुराने जो फंड रेजिंग की पद्धति रही है उससे क्या सबक आप सीख रहे हैं, वो आपके नए प्लान में 2022 के प्लान में वो दिखाई पड़ना चाहिए। जो 20-21 के प्लान में जो भूल हुई है वो आपके नए प्लान में दिखाई देना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है हमारे किसी पार्टिसिपेंट का जो एनजीओ पार्टनर ही है, कि सर एक बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है कि जितने भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उनका क्वेश्चन पढ़ देता हूँ सर। आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सीएसआर फंड को अपने ही ट्रस्ट बनाकर उसमें डोनेट कर देती हैं। क्या ये नीति, यह क्या नीति है? क्या कोई नया लॉ आया है कि अब अपने सीएसआर फंड को अपने ही ट्रस्ट में डोनेट कर सकते हैं? लीगली ये कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आर्म्स लेंथ बोलते हैं, अगर वो करते हैं, हाँ ठीक है। पहले क्या होता था, द एमडी's वाइफ वो ट्रस्टी चेयरमैन में रहती थी, वो ही करते थे, लेकिन वो उसको मना कर दिया है, क्योंकि अभी डायरेक्टली जो बोर्ड डायरेक्टर है, सीएसआर बोर्ड बनना ही बनना है, और जो डायरेक्टर हैं उनको लायबल बना दिया है अगर खर्चा नहीं करते हैं या गलत जगह करते हैं। तो इसका दो पहलू है। एक पहलू है कि कंपनी सोचती है कि अगर हमारे ट्रस्ट के माध्यम से खर्चा करते हैं तो वी आर एनीवे, हमें सरकार मजबूर कर रही है क्योंकि वी आर लायबल एनीवे, सो इट इज बेटर टू गो थ्रू आवर ओन चैनल। लेकिन उसका भी सरकार ने ये रोक रखा है कि यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन, जैसे अपने एम्प्लॉयज को काम लगाना, अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ कर देना, जैसे क्वार्टर बना देना अपने एम्प्लॉयज के, वो सीएसआर में नहीं आएगा। सो दोनों तरफ से वन कंपनी फील्स की अगर हमारे ट्रस्ट के थ्रू ही कर पाएंगे तो वी आर एनीवे अकाउंटेबल। सेकेंड, देयर आर आल्सो चेक्स, मतलब उसमें चेक ये डाला हुआ है कि घरेलू व्यापार नहीं है, मतलब अपने ही लोगों को, अपने ही संस्था को, अपने ही आदमियों को बोर्ड में डाल के, सो इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बट इट इज आल्सो कंट्रोल्ड। और लायबिलिटी आती है अगर खर्चा नहीं किए। अभी जैसे पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर खर्चा नहीं कर पाते हैं तो पहले क्या था, वॉलंटरी, खर्चा नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, सेल्फ रिपोर्टिंग। अभी धीरे धीरे ऐसे जा रहा है कि खर्चा करना ही करना है और खर्चे का इम्पैक्ट भी देना है। कोई भी अगर 2 करोड़ दिया हुआ है तो देयर हैज टू बी ए थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन। तो ये सब आ चुका है, धीरे धीरे ये और कंपलसरी होगा। तो मैं इसका दोनों पहलू देख रहा हूँ। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि वो उनकी दुनिया है, उनके पैसे पड़े हैं,
हमारे तो और लाखों ऐसे करोड़ों ऐसे भी पैसे हैं ना, तो व्हाई शुड वी फाइट विद दैट? पंकज सर, आप कुछ रोशनी डालेंगे? नहीं, मुझे ये कहना है कि देखिए, कई तरह के कानून में जो प्रावधान होते हैं उसमें से कुछ लोग, कोई कंपनी ऐसा रास्ता निकाल ले और वो फंड जो है अपने ट्रस्ट को बना करके उसके मार्फत कर ले। एथिकली तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो मूल भावना है ये 2% वाले 2013-14 में आया था। 14 में सर। हाँ, तो आप अभी देखिए कि ये कानून, इसको मैं अभी भी कहूंगा कि अपनी बाल्यावस्था में है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, कोई चीज इन्फेंसी में होती है, वो प्रौढ़ होता है, वयस्क होता है धीरे धीरे, तो उसमें जो लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, वो कानून में वो जो कहीं कहीं इधर उधर कमियां होती हैं वो भी दूर कर दी जाती हैं। इसीलिए तो पार्लियामेंट में हर साल इतने सारे एक्ट्स में अमेंडमेंट आते हैं। अगर बहुत सारी कंपनियां करेंगी तो कानून में परिवर्तन होगा। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि वैसे तो ये अनएथिकल है ऐसा करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग करते होंगे। ये मुझे लगता है कि अधिकांश लोग जो है, जो उसकी मूल भावना है इस कानून की, उसका पालन करते हैं। संभव है कि जिन्होंने ये प्रश्न लिखा है, ये उनके अनुभव में ऐसे कुछ कंपनियों ने किया हो, लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं है कि सब करते हैं। बहुत बहुत सारी कंपनियां बहुत ही एथिकल तरीके से गवर्न होती हैं, और ये भी समझना चाहिए कि उन कंपनियों के जो बोर्ड होते हैं और जो CSR की कम्युनिटी होती है, वो दो अलग चीजें होती हैं। तो उनका बोर्ड भी उनको अकाउंटेबल करता है कि आप इस तरह से कीजिए या मत कीजिए। तो मुझे लगता है कि अभी और काफी कुछ देखना है कि CSR लॉ कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है भारत में। इट इज रियली टू अर्ली टू judge the corporates that they are actually taking the money to their own trusts and foundations. Possibly some may be doing it, but I don't trust that there would be many who would be doing it. बस क्वेश्चन ये है कि सर, जब आपने पहली बार कभी शुरुआत के अंदर फंड रेस किया था, तो उसकी कुछ छोटी सी इंसिडेंट आपका, कि किस तरह से आपने क्या कैलकुलेट किया शुरुआत में सर, फर्स्ट टाइम किस तरह से आपने मतलब इम्प्लीमेंट किया और कैसे उसमें सक्सीड हुए? पहली बार का तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि ये साल दर साल होता है, हर एक फंड रेजर की लाइफ होता है। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको आप मान लीजिए, ये पहली बार भी हुआ और ये 2020-21 में भी हुआ और 2022 में भी होगा। वो ये है कि किसी भी फंड रेजर के हर एक अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होते। हम पूरी तैयारी के साथ, जितनी बातें मैंने आपको बताई, एक फंड रेजिंग, अच्छे फंड रेजिंग प्लान में क्या होना चाहिए, एक गुड कॉन्सेप्ट नोट, गुड प्रपोजल में क्या होना चाहिए, एक अच्छा डोनर बजट कैसे बनना चाहिए, वो सब होने के बावजूद आपके पास पैराफर्नेलिया है, टीम है, बट फंड रेजिंग एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए that you are pitted against some of the best minds. काफी जुझारू किस्म के फंडरेजर हैं मार्केट में, हर बार आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके प्रश्न को मोड़ देता हूँ, मैं ये कहूंगा कि जो ये आपको कैसे एक बार में सक्सेस मिल गई या पहली बार आप कैसे गच्चा खा गए, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप हर साल सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप हर साल कभी आपको लगेगा कि हम अनसक्सेसफुल हो गए, इतना अच्छा किया, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। और मुझे लगता है कि हर अच्छे फंड रेजर को बीच बीच में असफलता का एक डोज मिलते रहना चाहिए, ताकि वो हमेशा रिफ्लेक्ट करे कि उसने क्या गलती कर दी। अब हम लोगों ने अभी हमारे साथियों ने प्रपोजल लिखा और सब ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई, सब ईमेल पे एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया 15 दिन के बाद तो पता चला कि नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने कहा कि ये असफलता से निराश होने की जरूरत नहीं है, आप वो डोनर को बोलिए कि अपना फीडबैक दे दे, और वो फीडबैक हम इसलिए मांग रहे हैं कि हम अगली बार जब किसी डोनर को, तो वो गलती दोबारा नहीं करे। तो
फीड बहुत जरूरी है। मैं इस कार्यक्रम के अंत में अपने तीनों स्पीकर्स हरीश वशिष्ठ जी जो क्रेडिबिलिटी अलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ऑक्सफैम जैसी संस्था के अपने प्रोग्राम और के डायरेक्टर पंकज आनंद सर को, और इस दुविधा में, इस विषम परिस्थिति में एक ऐसी संस्था जितने कितना अच्छा अपना, कितने अपने पंख फैलाए, कितने जगहों पे अच्छे अच्छे अपने सेंटर्स खोले, और जिनको लोगों से हम ये सुनते हैं कि इस परिस्थिति में भी उन्होंने कितने पैसे अपने समाज के लिए, अपने जरूरतमंद लोगों के लिए उगाए। ऐसे अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डोला महापात्रा सर को, जो राही के हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, सबको विश्व योग केंद्र की तरफ से धन्यवाद देते हुए, अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को, बहुत लोगों का चेहरा बहुत दिन पे देखने को मिला है कोरोना के बाद से, और कुछ लोग तो शायद एक एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, वो देख के और अच्छा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ हम 100 ही पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, अगर 3-3, 2-2 के ग्रुप में अगर लोग बैठे हैं तो शायद ये संख्या 300 के करीब में होगी। ऐसे लोगों को नमन करता हूं मैं, विश्व योग केंद्र को। आपके प्यार और स्नेह के हम कायल हैं, और यही कार्यक्रम, यही वो चीज है जिसके लिए हम बराबर ये सोचते रहते हैं कि अगर हमें अपने लोगों के बीच में रहना है तो बार बार ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना बनाकर, कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम को लेके हमें अपने लोगों के बीच में आना है, अपनी बातों को रखनी है। आप इतना आदर देते हैं, स्नेह देते हैं, आप हमारे साथ बने रहते हैं। मुझे उम्मीद है अगर सभी लोगों की इजाजत है तो अब अननेसेसरी हम अपने लोगों का समय उनको जबरदस्ती बांध के रखने से अच्छा है उनसे हम विदा लें, इस आशा के साथ कि बहुत जल्दी ही हम फिर कुछ एक अच्छा सा प्रोग्राम अभी सोच रहे हैं, जिसकी तुरंत सूचना हम अभी अपने सभी लोगों को प्रेषित करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार सभी लोगों को धन्यवाद और दिल से आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.